अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो आज ये आपको बताऊंगा कि कहते ये हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन कुछ उसूल तो होने चाहिए। ये भी सुना कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, तो क्या लोग भी तब्दील हो जाते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर हैं, तो उम्मीदें तवक्कुआत और आवाम में इसी एतबार से बढ़ी जैसे वो अपोजिशन में कहा करते थे। फिर 2.5 साल बीत गए और 2.5 साल बीत जाने के बाद उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि इसलिए काफ़ी वक्त सर्फ हो चुका था। हुकूमती मामलात को समझने में ये लगा कि उनको कोई तजुर्बा ही हासिल नहीं है। इस दौरान चीनी बहरान, बिजली और तवानाई का भी बहरान, महंगाई और जाने फिर क्या क्या आवाम को भुगतना पड़े हैं। कोरोना आया तो आवाम पर मज़ीद एक और बिजली गिर गई, फिर पेट्रोल की कीमतें, फिर गैस की कमी। उसके अलावा फिर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि या तो फिर पीडीएम वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े से कम किसी भी तौर पर राज़ी ही नहीं हो रही, या फिर 27 दिसंबर को बीबी की बरसी पर सारा खेल, उसका अंदाज भी तब्दील हो गया और अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें साफ तौर पर नजर आने लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट का इलेक्शन और फिर ज़िमनी इंतखाबात भी याद आ गए। फजलुर रहमान ने फिर अपने जज्बात पर काबू पाया और मरीम नवाज को हुकूमत को जिच करने का बहाना चाहिए था, तो मच वाक़े को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और अवाम फिर आखिरकार कहाँ जाए। तो नाज़रीन, ये तमाम तर मफादात हैं जो कि सियासतदान के अतराफ घूमते नज़र आते हैं, लेकिन आखिरकार अवाम जाए तो फिर जाए कहाँ, ये है आज के प्रोग्राम का मौजू। ठीक है नाज़रीन, तो आप प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। अपने मेहमानों को तारुफ मैं आपको करवा दूं कि रियाज मफ्तून साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, और उनके हमरा मौजूद होंगे नुसरत मिर्ज़ा साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साथ ही साथ आगा मसूद साहब सीनियर एनालिस्ट जो कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम के हवाले से। रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ जाता हूँ। शुरुआत ही करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उन्हीं से बात करते हैं। अगर उनके यूटर्न्स के हवाले से बात की जाए तो यूट्यूब में बहुत बड़ी तादाद में मवाद तो वैसे मौजूद है, लेकिन वो इतने यूटर्न्स लेते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी मैं रोड पे चल रहा होता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इतने यूटर्न्स नहीं आते होंगे जितने खास साहब यूटर्न्स ले लेते हैं। एक दौर वो भी था जब वो ये कह रहे थे कि मैं खुदा ना करे कि शेख रशीद जैसा सियासतदान जो है अल्लाह पाक मुझे ना बनाए, लेकिन एक वजारत छोड़ के आगे उन्होंने दूसरी वजारत भी उसको दे दी है। तो ये चीज़ें समझ में ना आने वाली हैं। देखें, ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से और परसेप्शंस बना लेते हैं सुनी सुनाई बातों पर। लेकिन ये सुनी सुनाई बात तो नहीं, सॉरी मैं इंटरप्शन नहीं करना चाहता, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं यूटर्न तहामुल से सुनना चाहता हूँ। मैं यूटर्न पे कह रहा हूँ। देखिए, यूटर्न का ताल्लुक इस बात से है कि आपने यूटर्न अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए लिया है या गलती की तरफ जाने के लिए लिया। मसलन तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जिसमें बड़े लोगों ने यू टर्न लिया। मसलन सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इतने बड़े दाई थे कि सरोजनी नायडू ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद होकर रह सकते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना उसे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर कायदे आज़म ने वक्त के साथ देख कर मुस्लिम लीग ज्वाइन किया और वो इतने बड़े पाकिस्तान के बानी बने दो कौमी नज़रिए के तहत। इसी तरह अब इस्लामी तारीख में देखें आप, जिन लोगों ने अपने आबा और अजदाद का मज़हब छोड़कर यू टर्न लिया और मुसलमान हुए, वो आज हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े सहाबा। और जिन्होंने यू टर्न नहीं लिया, अबू जहल और अबू लहब, आज वो हमारे सामने किस तरह से हैं। तो यू टर्न बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। यू टर्न यह है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए ले रहे हैं या सही रुख से गलत तरफ जाने पे। बिल्कुल इन्होंने लिए हैं, इमरान खान ने, उसमें बहुत सारे गलत भी यू टर्न होंगे। कौन सा लीडर है जिसने यू टर्न नहीं लिया? अगर आप हमारी मौजूदा सियासत में देखें, अभी सबसे बड़ी पीडीएम की मिसाल है ये यू टर्न, मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यू टर्न्स खान साहब ले चुके हैं। ज्यादा या कम की बात नहीं, बात ये है कि यू टर्न किस मकसद के लिए लिया गया। एक यू टर्न ये है कि कल तक पेट फाड़ के जो है सड़क पे घसीटा जा रहा था और आज जो है वो जपियां डाल रहे हैं, ठीक है। तो यू टर्न बजाते खुद, चाहे खान साहब का हो, हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि ये यू टर्न जो लिया गया है ये सही डायरेक्शन में है या गलत।
तो हमें मजम्मत या उसकी तारीफ करनी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। आगा साहब आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब जो हमेशा यू टर्न्स लेते रहे हैं, इतने सारे यू टर्न्स लिए उन्होंने कि रोड पे जब हम चलते हैं तो इतने यू टर्न्स रोड पे नहीं आते जितने यू टर्न्स जो हैं खान साहब खुद ले लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको खुद उनसे बात कवर नहीं होती। जब उनके वुज़रा जब आते हैं टॉक शोज़ के अंदर तो उनसे भी कवर अप नहीं हो रही होती चीज़ें। देखिए मैं तो हमारे भाई जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बात असल ये है कि आप यू टर्न जो है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप पाक चीन दोस्ती में बड़ा दम भरते हैं। आप कहते हैं कि हिमालय से बुलंद और समंदर से ज्यादा गहरी दोस्ती है। आप माओ ज़ेडुंग की पूरी लाइफ पढ़ लीजिए। माओ ज़ेडुंग ने जो लॉन्ग मार्च किया था वो क्यों किया था? क्या वो यू टर्न नहीं था? चिंगकाई शेक थे, जब लड़ाई में ये हार गए तो मतलब फिर लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, फिर इसके बाद उन्होंने दोस्ती की। तो मैं ये समझता हूँ कि तारीख में ऐसे बहुत सी मिसालें मिलती हैं। हमारे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। और देखिए जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखिए हम तो न्यूट्रल लोग हैं। इमरान खान साहब पे मेरा ख्याल है जितनी तनकीद हुई है पाकिस्तान में किसी रहनुमा पे नहीं हुई है, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो तमाम लॉबी जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो इमरान खान के खिलाफ है। आप खुद देख सकते हैं कि उनका लबो लहजा क्या है, वो कौन लोग हैं, किसने मतलब ये पूरी पीडीएम बनवाई, कैसे बनी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए यू टर्न इशू नहीं है, इशू पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, इशू पाकिस्तान के अवाम की। नहीं, मैं खुद भी आगा साहब आप सुनिएगा ज़रा, मैं खुद भी और हमारी जो न्यूज़ टीम है वो भी ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जो है चीज़ें ऐसी वाज़ेह हों और ऐसी उजागर हों कि लोगों के मफाद में जाएं, ना कि सियासतदारों के मफाद में जाएं चीज़ें। देखिए मैं आपकी खिदमत में करूँ कि देखिए यू टर्न जो होता है ना, ये लफ्ज़ को बदनाम किया गया है ना, और उसमें माफ़ कीजिए इमरान साहब ने भी इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ को, और इमरान साहब ने भी ज्यादा इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन के लिए। तो यू टर्न जो है ना हैज बिकम ए स्लोगन जिसमें मतलब बदनामी का पहलू निकलता है, यानी कोई अच्छाई का पहलू निकलता। यू टर्न ले लिया मतलब ये कि किसी मफाद पर मबनी कोई काम कर लिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, और ये परसेप्शन जो है मुनासिब नहीं है। देखिए आप साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी। होता यह है कि इंसान का जहन जो है ना मारूजी हालात के तहत अपना मतलब पैगाम भी लेता है और अपना काम भी करता है और अपना इरादा भी जाहिर करता है। जो भी मारूजी हालात होते हैं, और हुकूमत चलाना कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कदम कदम पर लोगों पर तनकीद की जाती हो, जहाँ तालीम का तनासुब कम हो, जहाँ सुनी सुनाई बातों पर जो है वो बाकायदा उस पर एक महाज बना लेते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए अगर मुल्क के मफाद में बिल्कुल है, यकीनी तौर पर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान हो या कोई और दूसरे इसके बाद जो भी हो, मैं समझता हूँ कि उनको उनके जहन में यकीनी तौर पर ये ख्याल जरूर होता है कि इसमें मुल्क का मफाद है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम मफाद है। लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि इमरान खान ठीक है जैसे भी हो, लेकिन यह है कि वो औरों के मुकाबले में माफ कीजिए ज़ाती तौर पर करप्ट नहीं है। और उन्होंने जो भी ठीक है, चले करप्शन की बात नहीं करते, अगर अपने लोगों के हवाले से पे बात कर लेते हैं। उन्होंने एक बात तो वाज़ेह तौर पे की है कि अपने लोगों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जो उनको वोट देखकर जो हैं सामने मंजर आम पर लेकर आए हैं, इतना बड़ा मैंडेट, और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये ब्लैकमेलर्स हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं इनकी तदफीन पे नहीं जाऊँगा। लेट्स सपोज अगर मेरे घर में कोई मेरा कोई बड़ा अगर चला जाता है तो फिर मैं अपनी फैमिली को जो सबसे बड़ा मेंबर होगा तो मैं तो उसी को बुलाऊंगा ना कि आप आए तदफीन में शिरकत करिए। कह रहे नहीं तुम दफना दो, फिर मैं उसके बाद आऊंगा। आप देखिए आप बहुत ज़हीन आदमी है और बहुत यंग आदमी है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे बताऊं कि अगर मुझे आप इजाजत दें, देखिए मैं खुद भी पावर कॉरिडोर में रहा हूँ, मैं भी वजीर रहा हूँ, ठीक है, सुबह वजीर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, कैसे तरीके कार होता है। देखिए मूवमेंट जो होती है, चाहे मामूली वजीर हो चाहे बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी मूवमेंट जो होती है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर होती है, इंटेलिजेंस क्या कह रही है। तो इंटेलिजेंस में ये बात बिल्कुल मैं समझता हूँ, मुझे एक साहब ने बताया जो रिटायर्ड हैं, वो ये कह रहे थे कि हालात ऐसे हैं कि इंडिया कुछ भी कर सकता था अगर बस मिसाल के तौर पर वहाँ कोई गड़बड़ हो जाती, या वहाँ पे खुदा न खास्ता इमरान साहब बात कर रहे हैं उनके लवाकीन से कोई किसी किस्म की मतलब ये कि एक्सप्लोजन हो जाता। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इनकी जो मूवमेंट होती है सदर की या प्राइम मिनिस्टर की या वजीरों की, थोड़ा सा इंटेलिजेंस रिपोर्ट शामिल होती है। तो ये कहना, इसको देखिए मैं आपसे बताऊं, आप खुद मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा आप चीजों को समझते हैं, इदराक रखते हैं। जिस तरीके से इस तदफीन को इशू बनाया गया ना, भाई नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे ना, उन्होंने आपके सारे मुतालबात मंजूर कर दिए, आप इसके बाद ये कि उनसे जाकर बात कीजिए। लेकिन ये कि यहाँ बैठ के बात करना, या नमाज बैठ रही है जनाब बिलावल बैठे,
पूछे भाई कि ठीक है। आपके वालिद साहब के अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ठीक है आगा साहब, आपके इस गुफ्तगू को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रियाज साहब से ये जानना चाहूँगा कि रियाज साहब आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? सॉरी, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आई कि आगा साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ मुझे आगा साहब ये कह रहे हैं कि परसेप्शन एक बना दिया गया है और ये परसेप्शन गलत है, इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने भी अभी आपसे यही अर्ज़ किया था कि ये गलत परसेप्शन है, एक सुनी सुनाई बातें। देखिए, एक होती है इन्फ्लुएंस थ्योरी कि हम जो हमारी जो सोच होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है कहीं ना कहीं से, और मीडिया आजकल एक चीज़ को जब बार बार, जैसा गोइबल्स ने कहा था, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच नज़र आने लगे, तो आप एक परसेप्शन को यू टर्न कह रहे हैं। कोई ये सोचता नहीं है कि यू टर्न की डायरेक्शन सही है या नहीं है। फौज भी तो रिट्रीट करती है, वो भी तो एक तरह का यू टर्न होता है। फौज भी वापस आती है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कोई मकसद के तहत। तो इसी तरह से मैंने आपको तारीख़ इस्लाम से मिसाल दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको आवाज़ नहीं आ रही है आगा साहब की? नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखिए ना, वो तो तलवार लेकर अपनी बहन को कत्ल करने गए थे, लेकिन आपने इस्लाम की तरफ आगे वहाँ से फ़ौरन वापस हुए। आपके बगैर नमाज अदा नहीं होती थी, इतना खौफ था, लेकिन जब आप इस्लाम लाए तो नमाज खुलेआम होने लगी। तो ये यू टर्न नहीं था। बात यह है कि एक अबू लहब और अबू जहल ने तो यू टर्न नहीं लिया, वो तारीख में मातूब हो गए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो यू टर्न को मैं यही कहता हूँ कि आप ये देखिए, यू टर्न एक पीडीएम के लोगों का भी तो यू टर्न है। मौलाना फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि औरत की हुक्मरानी हराम है, फिर यू टर्न लेकर उसी के नौकर हो गए। अच्छा, आप देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन एक तो होती है पॉपुलिस्ट लाइन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना बड़ा लीडर था, जब बांग्लादेश नामंजूर हो रहा था, उसने स्टैंड लिया, उसने कहा कि नहीं मंजूर। तो एक तो होती है पॉपुलिस्ट लाइन जो पॉलिटिशियंस इख्तियार करते हैं। पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क होता है। पॉलिटिशियन सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, उसके लिए कोई भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है। और लीडर जब सोचता है, मैंने कायद आज़म की मिसाल दी, उनकी कितनी उम्र गुजरी नेशनल कांग्रेस में, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते थे, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर स्टेट्स पर राज़ी थे वो, लेकिन जब उन्होंने देख लिया हिंदू ज़हनियत, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलहदा मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा कि अगर महातीर मोहम्मद भी अगर इस तरह की सोच रखते तो क्या आप ये समझते हैं कि वो तरक्की कर सकते थे? नहीं, अगर अपने बारे में सोचते रहेंगे, कंटिन्यूसली अपने बारे में सोचते रहेंगे, चलो पीडीएम की जानिब पर आ जाते हैं। मैं खान साहब का मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूँ ना, ठीक है, अगर वो अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनके साथ हैं, हम ही ने उनको वोट दिया, हम ही उनको लेकर आए हैं, ठीक है ना। लेकिन आज बिल्कुल एक्शंस को आज यहाँ पर अगर ये देख लिया जाए कि आज बच्चे आगे निकल आए हैं माँ बाप की चोरी बचाने के लिए, तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। तो मुसलसल जो ये चीज़ चलती चली जा रही है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगा साहब, आप क्या आप ये समझते नहीं है? नहीं, देखिए मैं समझ, देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, चारों तरफ से पाकिस्तान को दुश्मनों ने घेरा हुआ है ना। हिंदुस्तान आए दिन, मतलब बलूचिस्तान में भी, देखिए बलूचिस्तान जो है ना, मेरा जुमला सुनिए और ये जुमला आपने जहन में रखिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा, आपकी गुफ्तगू अच्छी है। ये बलूचिस्तान इस वक्त वार जोन बन गया है। बलूचिस्तान has become a war zone for Pakistan. India actually is exploiting the situation. Afghanistan is exploiting the situation. तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम पर कितना, मतलब ये कि पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मन घेर रहे हैं। तो मेरा कहना मकसद ये है कि जो शख्स भी पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ अदा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उसमें चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। और हमें ये इदराक पर लोगों को बताना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, और हमें उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान की जो नैरेटिव है, यानी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नैरेटिव था, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के दोस्त कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बलूचिस्तान की अगर बात, आगा साहब अगर बलूचिस्तान के अगर हवाले से अगर बात कर रहे हैं, अगर बलूचिस्तान की बात कर ली जाए, तो फिर बलूचिस्तान में ऑपरेशन क्यों नहीं किए जाते? फिर किस में किसे बलूचिस्तान? देखिए नहीं आप, मैं समझता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी खिदमत दर्ज करूँ। अभी आवारान में 10 दहशतगर्द मारे गए। आवारान आपने गलिबन नहीं देखा, आप कभी जाएं बगवादर से तो वहाँ आवारान को भी देख लें। और उसके बाद ये कि हरनाई में भी जो कुछ भी हुआ, देखिए एक लो लेवल की इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में जारी है, और ये इसको इट्स बैक्ड बाय अफगानिस्तान, बैक्ड बाय इंडिया, बाय रॉ। तो पाकिस्तान का जो
बयानिया है जो पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के हुकूमत का और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ अता कर रहे हैं अस्करी इदारों का, वो बिल्कुल लो इंसर्जेंसी पर काम कर रहे हैं और बाकायदा उनका ताक़ुब कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो दरअसल ये कि पाकिस्तान के पहले में जो है सरफ़े निगाह की हुआ। मैं एक जुमला आपकी इजाज़त से अर्ज करूंगा कि देखिए 15 साल से 2005 से लेकर और आज जब मैं आपकी गुफ्तगू कर रहा हूँ, इन्फो लैब EU यूरोपियन यूनियन इन्फो लैब पाकिस्तान को बदनाम कर रही थी 15 साल से। इसमें इंडियन फंडिंग थे, इसमें NGOs थे और खुद यूरोपियन यूनियन ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इसमें सारे वेबसाइट जो हैं वो हिंदुस्तान के फंडेड हैं और 15 साल से ये काम जारी था। इस पर मतलब ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने डोजियर पेश किया। इसके बाद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात गई। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक वीक विकेट पर है और पाकिस्तान की सफारतकारी इतनी ज्यादा मौसर नहीं है, उसकी वजह से जो है जो गनीम है, जो हमारा दुश्मन है, वो अपनी मतलब जो झूठ बोलता है। और जैसे कि नाजी में एक वजीर झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था कि लोग यकीन कर गए कि ये सच है। तो आपकी तमाम तर गुफ्तगू तो मुलाहिजा कर ली मैंने, लेकिन यहाँ पे जो है रियाज साहब आपको शायद सुन नहीं सकते, लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके आपस में जो राबते हैं उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए, इसी की वजह से जो है सिचुएशन मज़ीद बिगड़ जाती है। आपका ये जुमला बिल्कुल सही है। अभी परसों में एक टेलीविजन पे बैठा हुआ था, मैंने ये कहा कि हमारे इंटेलिजेंस इदारों को रीवेटलाइज करना चाहिए। आई यूज द वर्ड रीवेटलाइज, है ना, रीवैम्प करना चाहिए, रीवेटलाइज करना चाहिए। और जिस कोऑर्डिनेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यकीनी तौर पे इसमें थोड़ी सी झोल है, थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी इसमें मतलब ये कि नातवानी है। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह ताला आप जैसे नौजवान जब पाकिस्तान को संभालेंगे और संभाल रहे हैं तो यकीन तौर पर इसमें कोई, देखिए हर वक्त इंसान रिफॉर्म करता रहता है अपने आप पे। अल्लाह, आप सूरह रहमान में आकर पढ़ा ना, अल्लाह पाक अपने आप को, अल्लाह पाक का जो जलवा है ना हर लम्हे जाहिर होता रहता है। इसी तरीके से वही कुदरत अल्लाह पाक ने इंसान में दी है। ठीक है, इसी गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करेंगे। आगा साहब, रियाज साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि इस वक्त आपको सुन नहीं पा रहे। हम इस टेक्निकल इशू को जो है रिजॉल्व भी कर लेते। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही मफादात की सियासत के हवाले से। सियासतदान बातें तो बहुत करते हैं जलसे जुलूसों में कि आवाम के लिए ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, इतने दावे, इतने बातें, लेकिन जब बरसर इक़्तिदार हो जाते हैं तो कुछ करते ही नहीं। उसके बाद फिर आवाम सिर्फ़ और सिर्फ जो है तमाशा देखती है और रोती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी नहीं मिल रही है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगा, जब कोई सानिया रूनुमा हो जाता है फिर ये सियासतदान उसको भी कैश करते हैं। तो रियाज साहब, आप ये नहीं समझते कि कभी हमें इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना ही नहीं आया अभी तक? जो खबर आती है कि इस तरह का सानिया रूनुमा हो गया है, इतने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, इतने अफराद जो हैं वो जाबर नहीं रह पाए, और उसके बाद फिर हम ये चीज़ें देखते हैं कि एक हफ्ते तक वो खबर चलती है और ये पॉलिटिशियंस वहाँ पे जाते हैं, अपना मंजन बेचते हैं, एंड देन फिर जो रो रहा है वो तो रो रहा है, जिसका चला गया उसका तो चला गया। जी देखिए, इसका असल में जो मकसद है या जो इसका मोटिव है वो हमें देखना होगा कि हमारे जो सियासतदान हैं क्या वो किसी सियासी अमल के नतीजे में सामने आए हैं या खुदरो पौधों की तरह से उगाए हैं। अगर आप देखें तो किसी का भी सियासी ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल का कोई इन्होंने पीरियड गुजारा हो, जबकि दुनिया के जितने बड़े जिन्होंने अपने निज़ाम को बदल दिया, अपने सिस्टम्स को बदल दिया या अपने मुल्क में रिफॉर्म्स लेकर आए, उनका एक प्रोसेस से गुजर कर आए। यहाँ तो अब हो रही है पैसे की सियासत। ठीक है, आप इन्वेस्ट जो MNA जो करोड़ों रुपये लगाकर MNA बनता है, तो आप क्या समझते हैं कि वो कौम की खिदमत के लिए कर रहा है? वो कौम की खिदमत के लिए स्कूल भी बना सकता था, वो हॉस्पिटल भी बना सकता था जो अवाम को बुनियादी ज़रूरियात। सही बात है। क्या खिदमत करने के लिए MNA बनना ज़रूरी है जिसको मुख्तलिफ अलाउंसेस मिलते हैं? वो 1 रुपये की चाय पीता है पार्लियामेंट हाउस में, जबकि गरीब मजदूर 25 रुपये की चाय पीता है पठान के होटल के ऊपर। ठीक है, हमें अच्छा नुसरत मिर्जा साहब ने भी जो है वो ज्वाइन कर लिया, रियाज साहब, उनसे भी जो है उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नुसरत साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में आप साथ ही थे
آپ کو جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ برسر اقتدار جب یہ لوگ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آنکھیں جو ماتھے پہ رکھ لی جاتی ہیں، جیسے کہ ریاض صاحب بھی یہاں پہ جو ہے گفتگو میں یہی بول رہے ہیں کہ اگر یہ ایم این اے بن کے اگر اتنے پیسے لگا کے یہ لوگ آگے سامنے آتے ہیں، کیا یہ اسکول بھی بنا سکتے تھے، یہ ہاسپٹل بھی بنا سکتے تھے، لیکن اپنے مفادات کو یہ لوگ بالائے طاق نہیں رکھ پاتے۔ یہ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان آزادی نہیں ہوا ہے، یہ ابھی تک جو کالے انگریز گئے، گورے انگریز گئے اور یہ کالے انگریز آگے ہیں، دونوں ہی ہیں اس میں، اور یہ وڈیرے ہیں اور ملک ہیں، سردار ہیں، چودھریز ہیں، یہ عام آدمی کی جو پاکستان کے جن لوگوں نے قربانی دی تھی، جو قائد محمد علی جناح نے جس پر موومنٹ چلائی تھی، وہ ان لوگوں کو ابھی تک جو ہے حکومت نہیں ملی ہے۔ اور جب بھی کبھی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نظامی حکومت ہے، یہ بات جب آپ جو سوال آپ آج کر رہے ہیں، میں آج سے یعنی کوئی 35 سال پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ، اور میری کتاب بھی چھپی ہوئی ہے اس پر، کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ نظام انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے جو ہمیں کھڑک بابو اور ہمیں آقا اور غلام بناتا ہے۔ تو اب ایسے نظام کے اندر آپ جس کو بھی بھیج دیں، وہ نظام میں جا کر اپنے آپ کو کھپاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں 2 دفعہ وزیر بنا اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کو جو لوگ ہیں، میں جیسے مثال کے طور پر ہم جب یوروپ میں رہتے تھے تو ہم بڑے عہدے پر فائز تھے، اور تو ہم لیکن پھر بھی ہمیں گاڑی خود چلانی ہوتی تھی اور اپنا بیگ خود اٹھانا ہوتا تھا، کوئی ہمارے اٹھانے کے لیے، جو بھی آزاد ملک ہوتے ہیں وہاں پہ بیگ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہوتا۔ آپ ظاہر ہے کہ کمپنی کے کسی بڑے مینیجر ہوں جس کی تنخواہ کوئی آپ کو $25,000 مل رہی ہو، تو پھر وہ آدمی کو یہاں پر تو اگر $25,000 ملے تو پھر تھوڑا اکڑ آ جاتی ہے، اس کو وہ خود اپنا بیگ اٹھاتا۔ تو میں جب وزیر بنا تو اپنا بیگ خود اٹھاتا تھا۔ تو وہ اب وہاں کے جو پیون تھے وہ آ کر ہمارے پاس باقاعدہ آیا، کہا کہ صاحب یہ ہماری آپ بے عزتی کر رہے ہیں، آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، لوگ ہم پہ مذاق کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو اپنا سامان خود اٹھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آپ ہماری آپ پر آپ کا صاحب آپ پر اعتبار نہیں کرتا، تو اس لیے وہ خود اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو فائلیں اس کے اندر ہوتی تھی وہ آپ کو نیچے کرتے تھے۔ لیکن مصطفیٰ صاحب آپ سے جاننا میں یہ چاہوں گا، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر کہ پاکستان آج کل کے دور میں جو بھی سانحات ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس چیز کو مینیج نہیں کر پاتے۔ ریاض صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سچویشن اب بھی جوں کی توں ہے؟ آغا صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آغا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آغا صاحب جیسے کہ آپ نے نصرت مرزا کو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا ایک دور اقتدار گزارا ہے لیکن ہم اپنا بیگ خود اٹھاتے تھے، لیکن انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ پاکستان آج بھی جو ہے گوروں کے جو ہے نظام پہ چل رہا ہے، ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ کیا آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیے نصرت مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا، بہت اچھے قلم کار ہیں، ذہین آدمی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک بات اس میں شامل کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ بات اصل یہ ہے کہ اسٹرگل تو جاری ہے۔ اب دیکھیے عمران خان پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہے نا، لوگ ان کے پیچھے مان لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تقریباً 22 سال تو اسٹرگل کی ہے۔ یہ واحد سیاستداں ہیں پاکستان بننے کے بعد کہ جنہوں نے اتنی طویل اسٹرگل کی ہے، اور اسٹرگل کرنے کے بعد یہ کہ اقتدار حاصل کیا ہے۔ اور خود آپ نے کہا اور ابھی ریاض صاحب فرما رہے تھے، کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جو بتا دے کہ اس نے اتنے طویل اسٹرگل کرنے کے بعد یہ اقتدار حاصل کیا؟ لیکن دراصل یہ ہے کہ وہ قوتیں جن کا اشارہ ہمارے دوست نصرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے، بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے یہ جو نظام ہے، اس نظام کے اندر جو قوتیں ہیں، وہ قوتیں جو ہیں وہ ٹرائبل قوتیں ہیں، وہ لینڈ لارڈز، بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ہے نا، ابھرتے ہوئے سرمایہ ہیں، ان کے سب کے مسئلے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے، ان کو تعلیم ملے، ان کو صحت کی سہولتیں ملے، ان کے لیے سوشل سیکورٹی کا ایک مضبوط اور مضبوط نظام ہو، وہ موجود نہیں ہے، یہ چاہتے بھی نہیں ہے۔ میں آپ یقین کریں کہ معاف کیجیے میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بلوچستان میں میں گیا تو ایک سڑک تھی تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کی، اور وہاں پہ اس کے ایک طرف ایک بہت بڑے سردار رہتے تھے، وہ انتقال کر گئے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مزاحمت کر رہے تھے کہ یہاں سڑک نہیں بنے، تو ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں بننے چاہیے، انہوں نے کہا جب سڑک بنے گی تو لوگ آئیں گے اور ہمارا کلچر تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ جو استبدادی اور استحصالی کلچر ہے وہ ختم ہو جائے گا، جہاں سڑک بنتی ہے وہاں تہذیب آتی ہے،
تو یہ رویہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں گزشتہ 73 سال میں پاکستان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. آپ جیسے نوجوان آ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب اگر خان صاحب کی اگر بات کر لیجیے, خان صاحب اگر کرپشن کی بات کرتے ہیں دیگر جماعتوں کے حوالے سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ خان صاحب خسرو بختیار کے اوپر تنقید نہیں کرتے اس طرح سے, خان صاحب جہانگیر ترین کے اوپر تنقید نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بات بھی ہو گئی, یہ میری تنقید ہو گئی, لیکن آپ اس چیز سے بھی اختلاف نہیں کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اسٹرگل کی ہے تو صرف اور صرف اسٹرگل انہوں نے حکومت کو بنانے میں کی, اور حکومت کو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کھایا بہت ہے. 15 سال ہو گئے ان کو. دیکھیے بتاؤں, آپ جب پیپلز پارٹی بنی نا تو بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف نعرے بازی کر کے اور تاشقند کا دلی ہوا کڑا کر کے 3 سال میں اقتدار حاصل کر لیا اور پاکستان توڑ دیا. تو 3 سال کے اندر پاکستان بھی توڑ دیا, اقتدار بھی حاصل کیا. دیکھیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نصرت قلعہ صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو روٹس ہے ہماری, وہ روٹس ابھی تک ہلی نہیں ہے. یعنی یہ کہ جو استحصالی نظام ہے, جو استحصالی لوگ ہیں, ہے نا, جو استحصالی سمبل ہیں, وہ آج تک بھی جو ہے مؤثر ہیں. اور اگر یہ ان کو آپ ہلائیں گے تو وہ اتنی آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. یہاں پر معاف کیجیے, نہ تو امام خمینی نظر آتے ہیں, نہ ماؤ زیدونگ نظر آتے ہیں. میں 2 ایکسٹریم کی بات کر رہا ہوں. آغا صاحب اگر اجازت دیں تو میں آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیں کہ یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں بالکل میں متفق ہوں کہ جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اچھا, ہمارے زمانے میں پہلے شروع میں ایز سچ پورے صحیح معنوں میں تو نہیں, لیکن بہرحال لیفٹ کی قوتیں تھی, پروگریسیوز لوگ تھے جو اپنا نظریہ پیش کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے اس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اب تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کا منشور بھی ایک ہی جیسا ہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ہمارے پروگریسیو اور لیفٹسٹ ایلیمنٹ تھا جو کہ آگے ملک کو لے جانے کی بات کرتا تھا, شعور دیتا تھا, وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے. تو کیا کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ایسا کچھ ہو کہ کچھ لوگ باہر تو آئیں کم از کم؟ وہ جالب صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایسا سناٹا ہے, کوئی تو چاک غریباں کا لے کر نکلے, چاروں جانب سناٹا ہے, دیوانے یاد آتے ہیں. تو ہمیں تو دیوانے یاد آ رہے ہیں آغا صاحب. دیکھیے میں آپ بتاؤں, دیکھیے بائیں بازو کے جو لوگ تھے نا, آپ نے صحیح کہا کہ 1935 سے ترقی پسند تحریک شروع ہوئی, پھر رائٹرز آئے, بڑے بڑے رائٹرز آئے, بڑے بڑے شاعر آئے گئے. انہوں نے یقینی طور پر انسانی سماج کو اور انسانی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی. پاکستان میں بائیں موضوع کی تحریک جو ہے وہ کامیاب اس لیے ہو سکی کہ یہ لوگ یہ منظم نہیں تھے, یہ پاکستان کے کلچر کو سمجھ نہیں سکے, اور یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ پاکستان کی روح جو ہے وہ مذہب پر استوار ہے. تو چنانچہ یہ لوگ بھی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں بائیں بازو کو ایک دوسرے کو بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے سب. اور وہ ایسے لوگوں سے مل گئے ہیں کہ جن کے بارے میں سماج میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برے سر بالکل نظریہ تو ہے نا, اپنے پیسے بچانے, اپنی کرپشن کے پیسے بچانے, سمپل سا نظریہ, اپنے مفاد ہیں. نہیں, میں نے بتایا کہ آپ نظریہ لیفٹ کا بھی جو ہے مفادات کا نظریہ ہو گیا. they want to save whatever they have and they want to gain more by associating themselves with the corrupt people. This is یہ ان کا نظریہ بن چکا ہے. دیکھیے آغا صاحب, بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھیے ناراض مت ہوئیے گا, میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ عام نیشنلسٹ پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے پاکستان کے سلسلے میں جو محبت ہے وہ میرے کالموں میں ظاہر ہوتی ہے, میری چھوٹی موٹی گفتگو جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں وہ ظاہر ہوتی ہے. لیکن میں اب لیفٹ اور رائٹ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اب تو مطلب یہ ہے کہ لوگ جیسے جیسے ان کو موقع ملتا ہے اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے, آپ یقین کریں عوام مطلب آہستہ آہستہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا رہے ہیں. یعنی ایک لائن ہوتی ہے پاورٹی لیول کی, اس لائن سے بھی نیچے گزر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو استحصالی طبقہ ہے وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کے کبھی وہ جا کے بیرونی ملک سے دوستی کر لیتے ہیں, کبھی پاکستان دشمنوں سے دوستی کر لیتے ہیں. تو نظام جو ہے نا وہ جس میں استحصالی طبقہ زندہ ہے اور دوسروں کو مار کے کھا رہا ہے, ان کا گوشت کھا رہا ہے, ان کا خون کھا رہا ہے, پی رہا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی ہوگی. آپ جیسے نوجوان آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد یہ جھنڈے کو سنبھالیں جو قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے دیا ہے, اور اس کو لے کے آگے بڑھیں. لیکن میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ میں نوجوانوں سے ملتا رہتا ہوں. نصرت مرزا صاحب کو بھی جو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. آغا صاحب یہاں پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے, انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے, کیونکہ خارجہ پالیسی کی اگر بات کریں تو صاف اور واضح طور پر یہ دکھتا ہے کہ عرب ممالک کا جو رویہ ہمارے ساتھ تحقیر آمیز ہے اب, ٹھیک ہے نا, اور کیا اس میں ہمارے حکمرانوں کا حکم ہے؟ کس سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے؟ جی نصرت صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں.
دیکھیے بات بھی یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ میں نے ان اربوں کو اپنا ان کا آئینہ دکھا دیا ہے اور یہ اپنے پیروں پہ آ گئے ہیں. اب یہ آپ کے پاس آج بہت بڑا اعلان کیا ہے, دنیا کو چونکا دینے والا ایران نے. اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے میں ہم نے بہت سے میزائل کے اڈے بنا دیے ہیں پرشین گلف میں. یہ بڑا دھماکہ خیز بیان ہے جو کہ ابھی تک جو ہے آپ کی خبروں میں نہیں آیا ہے, لیکن ایران میں تو یہ بات اعلان ہو گیا. اور ان کا ایک انہوں نے جو میزائل کا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اسٹریٹجی کا اڈا ہے, اور وہ اسٹریٹجک جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اٹامک ہوتا ہے. اب وہ میجر جنرل حسین سلامی نے جو کہ ان کے ایرانی پاسدان کے سربراہ ہیں انہوں نے اعلان کیا. تو اب یہ سیدھے بھاگ کے پاکستان کے پاس آئیں گے جتنے بھی ہیں. ہم نے ان کو محمد بن سلمان کو, محمد بن احمد زید کو سب کچھ جواب دے دیا. تو اب پہلی مرتبہ ہم نے اپنے آپ کو یہ اپنے آزاد کیا ہے ان کے دباؤ سے. اور یہ پہلے تو ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے, لیکن اب جیسے محمد بن سلمان آیا ہے اس نے جو ہے وہ ایک صحافی کو مار دیا اور اس کے بعد میں بلیک میل ہوتا رہا. تو اب ہم بلیک میل تو نہیں ہو سکتے نا ان سے جو یہ باتیں کرتے ہیں, اور اس کو اپنی لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ہم کب تک ان کی برداشت کر سکتے ہیں؟ اچھا نصرت مرزا صاحب, ایسا ہے کہ میرے پاس وقت کی بہت ہی قلت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ 10 سیکنڈ کا آپ تینوں جو ہے اپنا ویو دے دیں مفادات کی سیاست کے حوالے سے کہ اس سے بچا کیسے جائے, اور آپ عقل کے ناخن کب لیں گے ہمارے سیاستدان؟ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی بات کہہ دی, بس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے آغا صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو مفادات کی سیاست ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے اپنی رائٹنگز میں, اپنی گفتگو میں, اور یہی چیز جو ہے گیلونائزنگ افیکٹ رکھتا ہے, سنو بالنگ افیکٹ کا افیکٹ ہوتا ہے سماج میں. یہ میرا خیال ہے. ٹھیک ہے جیسا جی, میں بھی یہی کہوں گا کہ مفادات کی سیاست اب تو بالکل روزے روشن کی طرح سے بالکل آیا ہے, اور یہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے شعور کو استعمال کریں. حالانکہ عوام کو میں بے شعور کہتا ہوں, ہمارے پاس شعور ہے نہیں. ہم کہتے ہیں باشعور عوام, لیکن ایکچولی شعور والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اپنے تجربوں کی روشنی میں دیکھ لیں, اندھے فالوورز نہ بنے. جیسا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے, ریوڑ کا حصہ نہ بنے, اور بلکہ غور و فکر کریں. قرآن شریف میں 27 مرتبہ آیا ہے, اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کم از کم اور کسی چیز کے بارے میں نہیں تو سیاست کے بارے میں غور و فکر کر لیں. دیکھیں کون رہنما ہے اور کون رہزن, کس کے پاس ویژن ہے اور کس کے پاس اپنی ذاتی مفادات کی سیاست. ٹھیک ہے, جس دن ہم اس بات کو پہچاننے لگیں گے اس دن ہم جو ہے مفادات کی سیاست سے باہر. ٹھیک ہے ناظرین, بات کر لیتے ہیں میرے ویو کے حوالے سے. تو میں صرف اور صرف سیاستدانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے صرف اتنا ہی کہوں گا, جب آپ برسر اقتدار نہیں ہوتے, بہت دعوے کرتے ہیں, بہت وعدے کرتے ہیں عوام سے, لیکن پھر اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پر رکھ لیتے ہیں. کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ سے لوگ بہت سی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. پلیز ان امیدوں کا, ان وعدوں کا, ان دعووں کا پاس رکھیں. اپنے میزبان عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.